अक्सर हमारे पास ओपीडी में पेशेंट आते हैं, कंसल्ट करते हैं और हमसे एक सवाल पूछते हैं बहुत ही ज़्यादा कि सर स्ट्रोक होने के बाद में मैं कब एयर ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं कब हवाई यात्रा कर सकता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं कोशिश करूँगा इन सवालों का जवाब देने के लिए कि क्या वो कब कैसे ऐसे एयर ट्रैवल कर सकते हैं, कब हवाई यात्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहला एक सवाल होता है कि सर कब मैं जो है हवाई यात्रा कर सकता हूँ, एयर ट्रैवल कर सकता हूँ स्ट्रोक होने के बाद में। देखिए, अक्सर वैसे इस सवाल का जो जवाब है वो अपने आप में बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है, सवाल जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये हर एक इंसान के ऊपर बल्कि कि जो स्ट्रोक ऐसे पेशेंट है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसकी जो कंडीशन है वो कितनी स्टेबल है और कितनी स्टेबल नहीं है। तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि निर्भर करेगा कि उसकी हालत किस तरह की है। लेकिन साथ में अगर वो डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में कंसल्टेशन ले रहे हैं, ट्रीटमेंट उनका ऑलरेडी चल रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी है वो है उनके हॉस्पिटल की, उनके डॉक्टर्स की कि वो उनको एयर ट्रैवल के लिए परमिशन देते हैं, अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। फिर भी अगर एक एवरेज टाइम की हम बात करें कि कब स्ट्रोक के पेशेंट जो है वो एयर ट्रैवल कर सकते हैं, हवाई यात्रा कर सकते हैं, तो जितने भी ऐसे पेशेंट होते हैं वो लगभग 3-4 हफ्ते का मिनिमम वेट करें, उसके बाद में वो एयर ट्रैवल करना शुरू करें। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि लगभग 3-4 महीने का आप टाइम लें, उसके बाद आप एयर ट्रैवल के बारे में सोचें। ये इसलिए कहना ज़रूरी है देखिए कि आपका जो मान लिया कि आप स्ट्रोक के पेशेंट हैं, आपकी जो फंक्शनैलिटी है, आपके जो मूवमेंट है, आपकी एक साइड मान लिया कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, तो उसकी वजह से आपकी फंक्शनैलिटी तो है नहीं, आपके हाथ-पैर नहीं चल रहे, तो आपको दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, आप सही से ट्रैवल नहीं कर पाएँगे, आप चेयर पे सही से बैठ नहीं पाएँगे। तो कोशिश करेंगे सबसे पहले कि आप अपने डॉक्टर से परमिशन लें, उसके बाद में आप जो है एयर ट्रैवल करें, हवाई यात्रा करें। फिर भी अगर मान लिया कि आप हवाई यात्रा करते हैं, एयर ट्रैवल करते हैं, तो उसमें कुछ आपके रिस्क हैं। आपको ऑलरेडी एक स्ट्रोक के पेशेंट रहे हैं, आप जानते हैं कि कई रीज़न हैं स्ट्रोक के, आपको कौन-सा रीज़न रहा है कि ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ या कोई आपका क्लॉट आ गया। तो जब हम एयर ट्रैवल करते हैं, जब हम प्लेन में ऐसे यात्रा करते हैं, तो हमारे ब्लड की जो थिकनेस है वो ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड की हाइपर कोagulation हो जाती है। हाइपर कोagulation का मतलब होता है कि हमारा जो ब्लड है उसकी बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग होने लगती है। मतलब कि हमारा जो रक्त है, जो खून है, उसका थक्का बनना लग जाता है। सो जब हम 18,000 फुट की ऐसे ऊँचाई पर ट्रैवल करते हैं, तो हमारे कहीं न कहीं ब्लड के जमने की, थक्का जमने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो ज़्यादा हो जाती है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि जो पेशेंट रहे हैं, जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं, उनकी तो कंडीशन इस तरह की वजह से डेवलप हुई है कि उनका जो खून था, थक्का जम गया, वो उनके ब्रेन में पहुँच गया, ब्रेन की जो सप्लाई है, जो आर्टरीज़ की सप्लाई है, वो इंटरप्टेड हो गई, मतलब कि उसमें रुकावट पैदा हो गई। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं उनके लिए ये एक रिस्क फैक्टर है कि अगर वो मान लिया कि ट्रैवल करते हैं, एयर ट्रैवल करते हैं, तो उसकी वजह से जो उनके ब्लड की कोagulation है, मतलब कि जो थक्का जमने की एक इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो कोशिश करेंगे कि हाइपर कोagulation से बचें, क्योंकि उसकी वजह से मान लिया कि अगर आपका खून जमता है कि वो आपके लंग्स में पहुँच सकता है और लाइफ ऐसे थ्रेटनिंग आपकी कंडीशन बना सकता है, आपकी बहुत ज़्यादा ऐसे दिक्कत ख़राब हो सकती है। फिर उसके बाद में आपको दोबारा से स्ट्रोक आने के चांसेस हो जाते हैं कि अगर वो वही आपका जो जमा हुआ रक्त है, जो चीज़ है, वो आपके दोबारा से ट्रैवल कर गई आपके ब्रेन में, तो दोबारा से आपको स्ट्रोक के चांसेस बन जाते हैं। दूसरी जो एक रिस्क फैक्टर है, वो है आपका ऑक्सीजन का जो लेवल है। सो जब हम बहुत ज़्यादा ऐसे ऊँचाई पर ट्रैवल करते हैं, प्लेन में ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ एयर का जो प्रेशर है कम होता है, प्लस ऑक्सीजन जो है उसका सैचुरेशन भी कम होता है। अब शरीर के लिए या ब्रेन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो क्या है? वो है आपकी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम है, आपको सही से नहीं मिल पा रही, तो कहीं न कहीं आपकी जो सप्लाई है या आपके ब्रेन को जो पहुँचनी थी ऑक्सीजन या आपके और बॉडी टिश्यूज़ को जो पहुँचनी थी, वो भी कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, उससे आपको हाइपॉक्सिया जैसी कंडीशन डेवलप होगी और फिर आपके जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएगी। स्ट्रोक के चांसेस बन जाएँगे। तो जितने हमारे पेशेंट हैं, वो इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए ट्रैवल करेंगे या कोशिश करें कि वो शुरुआती दिनों में बिल्कुल भी एयर ट्रैवल ना करें। कोशिश करें कि उनको बिल्कुल ऐसे एयर ट्रैवल नहीं करना है।
तीसरी जो चीज़ है, अक्सर पेशेंट कहते हैं कि बल्कि एक रिस्क फैक्टर ही है अपने आप में, कि उनके क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं, जो मस्कुलर स्पाज़म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर वो ट्रैवल भी करते हैं तो कोशिश करेंगे कि जो स्टॉकिंग्स आते हैं, आपके लेग्स में ऐसे पहनने के लिए स्टॉकिंग्स आते हैं, कंप्रेशन सॉक्स ऐसे आते हैं, वो कोशिश करें कि अपने थाइज़ तक ऐसे उनको ऐसे पहनने की कोशिश करें, क्योंकि आप जब ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करते हैं तो आपके जो लेग्स हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है और हाइपर कोagulation हो जाता है, मतलब कि रक्त जमने लगता है। तो कोशिश करेंगे कि अब जो जमा हुआ रक्त होता है बेसिकली वो ट्रैवल कर सकता है, तो उसको रोकने के लिए आप करेंगे कि आप स्टॉकिंग्स पहन लीजिए। जब आप इस तरह का सफ़र करते हैं, आप एयर ट्रैवल करते हैं, तो आपके जो रिस्क है वो बहुत मिनिमम हो जाएँगे। फिर भी हमारे जितने पेशेंट हैं या स्ट्रोक के जो ऐसे सर्वाइवर्स हैं, वो कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भी अवॉइड करें शुरुआती दिनों में। अगर आप एयर ट्रैवल करना भी चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपके फिजिशियन हैं, जो आपके डॉक्टर्स हैं, उनसे इस बारे में कंसल्ट करें, उनसे इस बारे में सलाह लें। मैं समझता हूँ कि आज इस वीडियो के ज़रिए जो आपको एयर ट्रैवल से रिलेटेड बातें बताई गई हैं, वो आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे आपके सवाल के लिए। धन्यवाद।